नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। वक्त आगे का एजेंडा का मतलब वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं, और वो कौन कौन सी खबरें हैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सियासी रण को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें टिकट को लेकर बीजेपी ने मेगा मंथन के बाद लिस्ट फाइनल कर ली है। राजस्थान में पहली, छत्तीसगढ़ के लिए दूसरी लिस्ट पर मोहर लग चुकी है। एबीपी न्यूज के पास दोनों लिस्टों से जुड़े फॉर्मूले भी और नामों से जुड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी मौजूद हैं, जो बस अब से कुछ ही देर बाद आप तक पहुंचाने वाले हैं। जिक्र मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की उस इमोशनल स्पीच का भी करेंगे, जिसके बाद अब अटकलों का बाजार गर्म है। आखिर शिवराज ऐसी कौन सी बड़ी बात बोल गए, ये बताएंगे आपको। और इस सारे सियासी माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। ये खबर भी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। बात दिल्ली की भी होगी, जहां टीएमसी के हल्ला बोल को लेकर इस वक्त तेज है सियासी गर्माहट। ममता बनर्जी की पार्टी ने मनरेगा के मुद्दे पर राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक मोदी सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर रखी है। आज कैसा होगा आगाज, दिखाएंगे आपको। तो चुनावी शोर और सियासी होड़ के बीच एक और खबर जो सुर्खियों में है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की है, और ये मांग की है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने। तमाम खबरें जिससे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जो जानकारी मिल रही है वो दिल्ली से आ रही है, जहां आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकवादी, उसे गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकवादी का नाम शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने आतंकी शाहनवाज पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। शाहनवाज के अलावा कुछ और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है शाहनवाज पुणे में एक दुकान में काम किया करता था। तो शाहनवाज को आखिरकार गिरफ्तार करने में कामयाबी जो मिली है, 3 लाख का इनाम शाहनवाज पर था। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को ये बड़ी कामयाबी मिली है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वरुण से, दिल्ली में कहां से कैसे ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। वरुण, देखिए, शाहनवाज पेशे से इंजीनियर है, दिल्ली के जामिया इलाके का रहने वाला है। लगातार इसकी जो लोकेशन है वो दिल्ली एनसीआर में ट्रेस हो रही थी। पुणे पुलिस और एनआईए ने लगातार इनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। एनआईए की तरफ से 3-3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कामयाबी मिली है। राजधानी दिल्ली के अंदर से ही शाहनवाज की गिरफ्तारी हुई है। इसके 2 और साथी हैं, आपको बता दूं, अब्दुल्ला और रिजवान दिल्ली के दरियागंज इलाके का रहने वाला है। उनके ऊपर भी 3-3 लाख रुपए का इनाम है। आईएस जो आतंकी संगठन है, उनके मॉड्यूल से ये तीनों जुड़े हुए थे। शाहनवाज भी जुड़ा हुआ था। हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने के मकसद से इनको मोटिवेट किया गया था, रिडिकुलाइज किया गया था, और बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की जो साजिश है वो रच रहे थे। यहाँ तक कि जो अब्दुल्ला शेख, जो इनका फरार साथी है, पुणे में उसकी एक डायपर की दुकान है। जब वहां पर एजेंसी ने छापेमारी करी थी तो बम बनाने से लेकर कई जो संदिग्ध सामान है वो वहां से बरामद हुआ था। फरार हो गए थे, और लगातार एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एजेंसी इनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी, और अब स्पेशल सेल को यह कामयाबी मिली है। शाहनवाज की राजधानी दिल्ली से गिरफ्तारी हो गई है। इसके कई साथियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनका क्या रोल है, किस तरीके से इससे जुड़े हुए थे, उनकी वेरिफिकेशन के बाद कई और गिरफ्तारियां भी इसके अंदर हो सकती है। जी रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी वरुण जैन आपके पास। तो ये बड़ी कामयाबी जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली है, आतंकवादी शाहनवाज को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनआईए का एक्शन जारी है। एनआईए की छापेमारी चल रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 60 जगह इस वक्त रेड चल रही है। नक्सल से संबंधित ये पूरा मामला है, जहां छापेमारी चल रही है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, तिरुपति में रेड, तेलंगाना के हैदराबाद में भी ये छापा मारा जा रहा है। इसको लेकर और जानकारी के लिए एक बार फिर से वरुण जैन का रुख करेंगे। वरुण का मैं रुख करूंगी बाद में, लेकिन इस बीच एक बार फिर से जरा ये जानकारी आपको दे देते हैं किस तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 60 के करीब जगह बताई जा रही हैं, जहां पर इस वक्त एनआईए का एक्शन जारी है। तो आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हैं, अनंतपुर में, तिरुपति में, और वहीं हैदराबाद की तस्वीर तेलंगाना की आपके सामने है, जहां एनआईए की छापेमारी चल रही है। और ये जो पूरा मामला है वो नक्सल से जुड़ा हुआ मामला है। नक्सलियों पर शिकंजा कसता हुआ, नक्सलियों के खिलाफ ये एक्शन, एनआईए की ये छापेमारी।
दक्षिण भारत में जो रेड कॉरिडोर है उसी की कमर तोड़ने के लिए ये एनआईए वाला एक्शन जो इस वक्त देखा जा रहा है दक्षिण के दो राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से अपडेट क्या मिल रहा है। ये 60 जगह जो बताई जा रही हैं आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक, किस किस के ठिकाने हैं ये, कौन है ये लोग जिन पर एक्शन चल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है आशीष, मैं दोबारा आपके पास आने की कोशिश करूंगी, कुछ दिक्कत आ रही है आवाज में। तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में, तिरुपति में, तेलंगाना में हैदराबाद में, जहां इस वक्त ये एनआईए का एक्शन चल रहा है। जी आशीष, जवाब दीजिए। जी देखिए रोमाना, 60 जगहों पर, कुल 60 जगहों पर दोनों तेलुगु राज्यों में छापेमारी चल रही है। आज सुबह से ही छापेमारी की शुरुआत हुई। एनआईए के अधिकारी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में पहुंचे हैं। वहां पर स्थानीय पुलिस, उसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सहायता ली जा रही है छापेमारी में। अगर हम बात करें किन जगहों पर छापेमारी हुई है, तो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, गुंटूर, नेल्लोर, अनंतपुर, तिरुपति, उसके अलावा श्रीकाकुलम जिलों में जहां छापेमारी चल रही है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद जो राजधानी है, यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। छापेमारी किन लोगों के ऊपर चल रही है, तो ज्यादातर वैसे लोग हैं जो माओइस्ट सिंपथाइजर्स हैं या माओइस्ट एक्टिविटी को समर्थन करते रहे हैं, उनके लिटरेचर को बढ़ावा देते रहे, उनके लिटरेचर को बांटते रहे, उनके लिटरेचर को लिखने में सहायता देते रहे। वहीं हैदराबाद में कुछ वकीलों के घरों पर भी छापेमारी चल रही है। माना यह जा रहा है कि ये वकील कानूनी सहायता प्रदान करते थे गिरफ्तार माओइस्ट को। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट केस है जो एनआईए काफी अरसे से जिस पर नजर बनाए हुए है और जिस पर जांच कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, नजर बनाकर रखेगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो जो नक्सलियों के समर्थक हैं उन पर इस वक्त एनआईए का ये शिकंजा कसता हुआ आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक, जिसकी जानकारी आशीष दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात जरा सियासत की कर लेते हैं। खबर मिल रही है राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो तैयार कर ली है। उम्मीदवारों की लिस्ट की मैं बात कर रही हूं। राजस्थान में बीजेपी के 54 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुकी है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। और राजस्थान में भी वो जो मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला था उसी को बीजेपी लागू करने वाली है। मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला मतलब सांसदों पर, केंद्रीय मंत्रियों पर, मतलब दिग्गजों पर दाव लगाने की तैयारी में राजस्थान में भी बीजेपी नजर आ रही है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी तक जो 79 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद हैं, 1 पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिनको मध्य प्रदेश में पार्टी अभी तक उम्मीदवार बना चुकी है। तो ये जो राजस्थान की लिस्ट तैयार हुई है, हालांकि इस लिस्ट की ऐलान का भी इंतजार है। इसमें क्या कुछ है आपको बता देती हूं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, 54 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग गई है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे जिस वक्त ये बैठक चल रही थी, जहां 54 उम्मीदवारों के नाम को लेकर मोहर लगी है। तो ये बड़ी खबर। इतना ही नहीं, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये जो बैठक हुई है, उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं 6 सांसद, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर वही मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला जो बीजेपी राजस्थान में भी अप्लाई करने जा रही है, उन सीटों पर चर्चा जहां पिछला चुनाव हारी थी पार्टी, मतलब वही जो कमजोर सीटें जिसको लेकर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पार्टी ने पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो यहां राजस्थान में भी उन्हीं सीटों पर चर्चा हुई है जहां पिछला चुनाव हारी थे। और उन्हीं सीटों को लेकर उम्मीद ये की जा रही है कि पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस सब के बीच राजस्थान में एमपी मॉडल कमल खिलाएगा क्या, और एमपी मॉडल में चेहरे कौन कौन से हैं, जरा ये जान लीजिए। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं केंद्रीय मंत्री, कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद दिया कुमारी सांसद, राहुल कस्वा सांसद, ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इन चेहरों को राजस्थान विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। इसमें बाबा बालकनाथ जो सांसद हैं उनका नाम भी चर्चा में है। तो ये वो 6 चेहरे जिनको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में अप्लाई होगा। तो ये वो 6 चेहरे हैं, बीजेपी के दिग्गज हैं, जिनको पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएंगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, तय माना जाए, सूत्र यही बता रहे हैं, मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी, मतलब सांसद, मंत्री, दिग्गजों पर दाव वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी बीजेपी अप्लाई करने जा रही है।
ये निश्चित तौर पर रोमाना, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा था जब जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें तो कई ऐसे नाम थे जिससे लोगों को भले चौंकाया हो, लेकिन ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। और राजस्थान में भी जिन 54 नामों पर जो चर्चा हुई है उसमें जो है 5 से 6 सांसदों के नाम है, जिसमें 2 से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। एक दिलचस्प चीज और सूत्रों से निकल के सामने आई है, और मुमकिन है कि अशोक गहलोत जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं उनके जो है उनके मुकाबले में किसी केंद्रीय मंत्री या किसी जो है बड़े चेहरे को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, और उस रणनीति पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं देखा गया है। कमलनाथ जो एक बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके जो है उनके मुकाबले बीजेपी ने चुनाव मैदान में तो उतारा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन राजस्थान चुनाव में उसके उलट चर्चा ये चल रही है कि अशोक गहलोत के मुकाबले एक बड़े चेहरे को, एक बड़े जो है नेता को, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। तो बीजेपी की रणनीति क्या है? ये वो कौन सी सीटें हैं? ये वो सीटें हैं जो पिछले विधानसभा चुनावों में जहां पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी, लिहाजा बीजेपी चरणवार तरीके से उन सीटों पर पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है जहां पिछले चुनावों में वो हारे थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ही आप तक ये खबर भी पहुंचाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सभी प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर मोहर लग चुकी है। महज 1-2 दिन का इंतजार और कर लीजिए। 1-2 दिन बाद औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला आगे के लिए संभव बताया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट तैयार, ऐलान का इंतजार, और इस दूसरी लिस्ट में क्या तय पाया गया है, तस्वीर कैसी होगी इस दूसरी लिस्ट की? देखिए, दूसरी लिस्ट पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लग गई है। ये सूत्रों के हवाले से मैं बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हूं। करीब 69 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए हैं। बाकी उम्मीदवार पहली लिस्ट में उनका नाम सामने आ चुका है। मौजूदा विधायकों को एक बार फिर से टिकट दिया जा रहा है, ये बीजेपी ने तय किया है। कई सांसदों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि अभी इंतजार है उस लिस्ट का औपचारिक तौर पर, जिससे तस्वीर साफ होगी। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए वो कौन कौन से चेहरे जिन पर पार्टी दांव लगा सकती है, ये वो चेहरे हैं। अरुण साव हैं, सांसद हैं। रेणुका सिंह है, केंद्रीय मंत्री हैं। सुनील सोनी है, सांसद हैं। वो बड़े चेहरे हैं जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, बीजेपी के सांसद, केंद्रीय मंत्री। और ये कयास लग रहे हैं कि इन चेहरों पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी दांव लगा सकती है, उसी तरीके से जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री, सांसदों को लेकर दांव लगाया है। तो वही फॉर्मूला कमोबेश राजस्थान में भी और अब आगे छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की तरफ से अपनाया जा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ये खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों चुनावी रैलियों में बड़े भावुक से नजर आ रहे हैं। और शायद वजह है चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की चल नहीं रही है। अभी तो यह भी पक्का नहीं है कि उनको इस बार चुनाव मैदान में किस तरीके से उतारा जाएगा। देखिए, चेहरा तो शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया गया, ये तो तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि पार्टी की तरफ से फैसला किया गया है। सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है पार्टी। भोपाल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान के दिल का दर्द जुबां पर आ गया। शिवराज ने लाडली बहना योजना की कार्यकर्ताओं से कहा, मेरी बहना, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। सुनिए जरा खुद शिवराज की जुबानी, शिवराज के ये दिल का दर्द जो जुबां पर आया। मेरी बात हो बैठ, मेरी बहना, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। मेरी बात हो बैठ, मेरी बहना, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद है। ब्रजेश, अब तो कुछ बाकी रहा नहीं है, जिस तरीके से दिल का दर्द जुबां पर आ रहा है, और वो भी उन्हीं बहनों और भांजियों के बीच जहां मामा के नाम से मशहूर हैं शिवराज सिंह चौहान। सबसे ज्यादा दर्द किस बात का है? सामूहिक नेतृत्व की बात आगे करके जो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पीछे कर दिया गया है, उसी का दर्द है ये?
निश्चित ही रोमाना, शिवराज सिंह को समझना आसान ही नहीं बल्कि नामुमकिन है कि जितने बड़े राजनीति के वो खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से 15 साल उन्होंने यहाँ सरकार चलाई और अब जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया जा रहा है, तो अब वो इमोशनल कार्ड खेलने लगे हैं। तो अब वो जो लाडली बहना योजना में जगह जगह जा रहे हैं, जैसे कल वो लाड़कुई में गए थे, सीहोर उनकी बुधनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ उन्होंने अपनी बहनों के सामने कह दिया कि अब उनका जो दर्द है जब वहाँ पर आने लगा है। ये बयान उस वक्त वहीं का है कि बहना जब मैं चला जाऊँगा तो बहुत याद आऊँगा। तो निश्चित ही इस पर कोई दो मत नहीं कि शिवराज यदि चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं में जो पैठ बनाई है, खासकर जो लाडली बहना के दम पे जिन्होंने बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा था, उस गिरते हुए ग्राफ को संभाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत बुरे हाल में थी कांग्रेस के मुकाबले, कर्नाटक चुनाव के बाद तो, मगर उनकी लाडली बहना योजना के चलते वो गिरता हुआ ग्राफ संभला है। अब बीजेपी दिल्ली की रणनीति है कि कैसे इस ग्राफ को ऊपर उठाएं, जिसके लिए वो नई रणनीति अपना रही है, सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है, शिवराज चौहान को साइडलाइन कर रही है। तो जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया जा रहा है, तो अब उनका दर्द छलक रहा है। बिल्कुल, और एक तरीके से इमोशनल कार्ड के तौर पर वो छलकता हुआ दर्द शिवराज सिंह चौहान का नजर आ रहा है। और इस सबके बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जाएंगे। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 3:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। वहां करीब 19,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर भी रहने वाले हैं। आज थोड़ी देर बाद चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, राजस्थान में, जहां करीब 7,000 करोड़ रुपए की सौगात राजस्थान को देंगे पीएम। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश, चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश के लिए सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। जी, सौगात तो ठीक है, मगर इसके मकसद यही है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, और इस साल में उनका ये 8वां दौरा है। कुछ दिनों पहले ही वो यहाँ भोपाल आए थे, भोपाल के पहले सागर आए थे, और अभी 2 दिन बाद उनको फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश में जबलपुर आना है। तो जिस तरीके से उनके चुनावी दौरे चल रहे हैं, उसके पीछे मकसद यही है। और अब तो बीजेपी ने अपना कैंपेन का नाम ही रख दिया कि एमपी का मन में मोदी। तो किसी तरह मोदी ब्रांड को मध्य प्रदेश में चलाना है, इस चुनाव में उतारना है। मगर एक बात याद रखिए, उनके सारे दौरे राजस्थान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से राजस्थान जाते हैं या राजस्थान से यहाँ आते हैं, तो दोनों जगह मोदी मार कर रहे हैं। और किसी भी तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अपनी पैठ बना रहे हैं, मतदाताओं में पैठ बना रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। तो अब सामूहिक नेतृत्व के नाम पे शिवराज का नाम तो हट गया है, मगर मोदी के नाम पे पूरा मध्य प्रदेश के मन में मोदी, वही लाइन जिसको लेकर इस चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और गौर करने वाली बात यही है कि 5 राज्य जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, वहां सिर्फ एक मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है। इसीलिए चुनौती बड़ी बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को बरकरार रखना। देखिए, केंद्र के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसने हल्ला बोल दिया। आज दोपहर राजघाट पहुंचने की तैयारी में है तृणमूल कांग्रेस के नेता, और मुद्दा जो है वो मनरेगा का है। मनरेगा के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की तैयारी में ममता की पार्टी। आज दोपहर राजघाट और फिर कल 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना होगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये जो टीएमसी की तरफ से धरना प्रदर्शन आज राजघाट और कल जंतर मंतर पर, खुद ममता बनर्जी भी नजर आएंगी क्या इस दौरान? देखिए, पहले योजना यही थी टीएमसी की कि ममता बनर्जी की अगुवाई में दिल्ली में हल्ला बोला जाए, लेकिन बीते दिनों में ममता बनर्जी को चोट लग गई और इसके बाद अब जो 2 दिनों का कार्यक्रम है दिल्ली में, उसका नेतृत्व तो अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं वो करेंगे। तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में हल्ला बोल रही है मनरेगा के बकाया के मुद्दे पर। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि तकरीबन 2 सालों से मनरेगा का भुगतान जो है वो नहीं किया जा रहा है, और इसकी वजह से जो मनरेगा कार्ड धारक हैं यानी कि मजदूर, उन्हें पेमेंट नहीं मिल रही है। और इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में व्यापक तरीके से इस मुद्दे को लगातार टीएमसी ने उठाया, और अब इस इशू को लेकर के ये लोग दिल्ली आए हैं। 2 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने की योजना थी तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन रामलीला मैदान की परमिशन नहीं मिली, ऐसा टीएमसी ने कहा। और इसके बाद अब कार्यक्रम जो है वो जंतर मंतर पर शिफ्ट हो गया है। जंतर मंतर पर कल धरना आयोजित किया जाएगा, और चूंकि 2 अक्टूबर का कॉल दिया हुआ था, तो तमाम जो नेता हैं टीएमसी के वो सब लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। और राजघाट पर आज दोपहर 1 बजे अभिषेक बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, वो सब लोग जाएंगे। हालांकि बापू को श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन जो मुद्दा है मनरेगा बकाया का, जिसको लेकर दिल्ली आई है टीएमसी, उसको भी हाईलाइट करेंगे, और कल जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बंगाल की लड़ाई और टीएमसी ने कर दी है दिल्ली पर चढ़ाई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।